थ्योरेटिकल लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हमने बात की थी कि बहुत शुरू में हिस्ट्री के पोर्शन में एक ओवरव्यू था, ठीक है। हमने कहा था हम इस ओवरव्यू को ही डिटेल में पढ़ेंगे हर सेक्शन को, ठीक है। तो 6वां चैप्टर है, ये उस ओवरव्यू का आखिरी पार्ट है, ठीक है। उस ओवरव्यू में 3 चीज़ें थी बस। सबसे पहला पार्ट था फिजिकल डायग्नोसिस बनाने वाला, दूसरा पार्ट था ट्रीटमेंट का, और तीसरा था रिसर्च का। फिजिकल डायग्नोसिस कैसे बनाना है ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब 6वें चैप्टर में हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेंगे। इससे पिछला चैप्टर भी हमने किया था, वो भी ट्रीटमेंट पे था, लेकिन वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट था। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ ना, तो ये इसके कंटेंट है, ठीक है। 5 चीजें हैं, 3 ट्रीटमेंट की बात हो रही है इसके अंदर। ओएमपी में सिर्फ ये 3 ट्रीटमेंट है, ठीक है। वो ट्रीटमेंट जो पेन को कम करते हैं, सिम्पटम रिलीविंग, दूसरे जो सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, और तीसरा जो जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। और वो भी उसी में आ जाएगा मोबिलिटी वाले में, जो कि हम पढ़ चुके हैं जॉइंट मोबिलिटी। और तीसरा हाइपर मोबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। ऑब्वियसली बड़े शुरू से हम बात करते आ रहे हैं हाइपर मोबिलिटी की, लेकिन अभी हम उसके ट्रीटमेंट की बात नहीं की। तो सीधा सीधा हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी बढ़ाने वाले, और हाइपर मोबिलिटी, बस। उससे पहले 2 बातों का आपको आइडिया होना चाहिए। ये माइंडसेट है कि जब आप असेसमेंट कर लें और लोकलाइज कर लें कि पेशेंट का इस लेवल का इशू है, ठीक है, तो फिर आपने उस पार्ट को तो ट्रीट करना ही है, उसके साथ आपने उसके नेबरिंग जो जॉइंट है ना, उसे भी ट्रीट करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। एग्जांपल उसने इसकी बड़ी ज़बरदस्त दी है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है C2 हाइपोमोबिलिटी के साथ, ठीक है, उसका C2 लेवल का प्रॉब्लम, तो आप सिर्फ C2 को ही ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसके साथ स्कैलेनिस मसल है जो कि C2 वर्टिब्रा के साथ ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, और रिब्स के ऊपर अटैच हुए होते हैं। 3 स्कैलेनिस होते हैं, 2 निकलते सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से हैं, और 2 इंसर्ट होते हैं फर्स्ट रिब पे, और 1 इंसर्ट होता है सेकंड रिब पे। अगर स्कैलेनिस टाइट हो जाए ना, तो उस केस में भी C2 में प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आपने सिर्फ C2 को ट्रीट किया है, मोबिलाइज किया है C2 को, स्कैलेनिस को ट्रीट नहीं किया, तो फिर भी पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो जहां आप C2 को मोबिलाइज करेंगे, वहां स्कैलेनिस को स्ट्रेच भी करेंगे, ओके। तो ये आपने माइंडसेट बना के रखना है, हमेशा नेबरिंग जॉइंट को भी ट्रीट करना होता है, जो पार्ट हो गया है। दूसरा माइंडसेट क्या है, रीअसेसमेंट का, ठीक है। रीअसेसमेंट क्या होती है, शुरू में आपने असेसमेंट कर दी, आप पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट दिया, अब ट्रीटमेंट के दौरान आप रीअसेस करते जाएंगे, और ट्रीटमेंट के एंड पे आप रीअसेस करेंगे, ठीक है। और वही रूल है, अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए रीअसेसमेंट में, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है या सिम्पटम प्रोवोक कर गए हैं, तो डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट। एक और उसके बाद मेंशन किया, अगर आप देखें कि पहले ही सेशन में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है, तो फिर आपने उस दिन उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना। तो ये बात उसने किया नो वाइज प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है जो इधर लिखा हुआ मोर इज बेटर। वो समझते जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी, इसी चक्कर में वो ओवर ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कि एक ही सेशन में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है, तो बस उस दिन के लिए उतना ही बहुत है, बाकी ट्रीटमेंट सेशन कल, ओके। और ब्लैक पोर्शन में जो लिखा है वो बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि मैनुअल थेरेपी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्सपीरियंस। आपने 2-3 बुक्स भी कंप्लीट की हुई है ना, पढ़ी हुई है मैनुअल थेरेपी पे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपोजर नहीं है पेशेंट पे, तो आप एक एक्सपर्ट मैनुअल थेरेपिस्ट नहीं होंगे। इवन के एक वो बंदा जिसने पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक्सपोजर दिया हुआ मैनुअल थेरेपी का, तो वो कम से कम आपसे बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बेटर मैनुअल थेरेपिस्ट बनना, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस में सीख जाते हैं।
चलो अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट वाइज। सबसे पहले हम उन ट्रीटमेंट की बात करेंगे जो पेन रिलीविंग है। एक हम पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रेड 1 से 2 के स्लैग जोन तक का ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब हम उसके साथ साथ और क्या होते हैं वो देखेंगे। तो ये 4 तरह के ट्रीटमेंट है जो पेन रिलीविंग है। इमोबिलाइजेशन, नीचे वाली 3 थेरेपीज है, और थर्ड पे वही मोबिलाइजेशन ये पढ़ चुके हैं, हम बीच से नहीं पढ़ेंगे, और फोर्थ पे स्पेशल प्रोसीजर बारी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोबिलाइजेशन, जिसमें आपने पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना होता है कि मूवमेंट नहीं करे वो, ठीक है। ये आप तब डिसीजन लेते हैं जब आपका पेशेंट आता है सीरियस पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन हो जाए तो उस केस में आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसे इमोबिलाइज करना है। 2 तरह से इमोबिलाइज कर सकते हो, पूरे का पूरा पेशेंट इमोबिलाइज कर दो, इसे हम जनरल इमोबिलाइजेशन कहते हैं, जो कि बेड रेस्ट होती है। ये डिसीजन आप तब लोगे जब पेशेंट के वो जॉइंट इन्वॉल्व होंगे जो कि वेट बेरिंग है, जैसे हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल है। इस केस में उसे बेड रेस्ट पे ले जाओ, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने उसे बेड पे ऑटो स्ट्रेंथनिंग, ऑटो फ्रैक्शन, मोबिलाइजेशन सिखानी होती है। इसमें उसने एग्जांपल दिया है कि प्लेट के सीधा बेड की पीछे वाली टेप को पकड़ के खींचेगा तो उसकी स्पाइन पे ट्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ों का ख्याल है। लेकिन अगर उसके वेट बेरिंग जॉइंट नहीं है, जैसे सर्वाइकल है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट है, इस केस में आप लोकल मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन करते हो, जिसे हम स्पेसिफिकली कहते हैं। इसमें हम नेक कॉलर बना देना, स्प्लिंट बना देना, ब्रेसेस लगा देना, ओके। तो ये था इमोबिलाइजेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आप? थर्मो हाइड्रोलैक। थर्मो में क्या हो सकता है? हॉट पैक, इंफ्रारेड, डायथर्मी, इवन के अल्ट्रासाउंड, उसका कॉन्टिन्यूस मोड। हाइड्रो में एक्वाटिक थेरेपी हो सकती है, कोल्ड एंड आइस पैक होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रो में मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी पेन रिलीविंग मोडालिटीज हैं। बस ये आप कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, जहाँ आप ग्रेड 1 से 2 के स्लैग जोन तक का ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसके कॉम्बिनेशन में ये भी चलता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में, मजीद नहीं पढ़ेंगे। फोर्थ पे स्पेशल प्रोसीजर होते हैं कुछ पेन रिलीविंग, जैसे ड्राई नीडलिंग है, आक्यूपंक्चर कहते हैं। आक्यूप्रेशर्स होते हैं, जैसे यहाँ दबाने से इधर की पेन जाएगी, इधर को दबाने से इधर की पेन जाएगी, ठीक है। ये वाले प्रोसीजर भी हैं। और सॉफ्ट टिश्यू फ्रिक्शनल मसाजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। तो ये मैन्यूअल भी आप यूज कर सकते हो, और इनके बारे में उसने बोला होगा कि कितनी भी सीवियर कंडीशन हो ना पेशेंट की, ये मैन्यूअल फिर भी सेफ है, ये आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे किसी को आइडिया, ड्राई नीडलिंग से पेन इंस्टेंटली रिलीव होती है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट यूज होता है। क्या मैकेनिज्म होता है इसके पीछे? ड्राई नीडलिंग से कैसे पेन ठीक हो जाती है, इवन को बहुत पेन कॉज कर देती है। तो सर टेंशन खाते हैं डायरेक्ट, हां ड्राई नीडलिंग में मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, एक नीडल वो तो इलेक्ट्रो आक्यूपंक्चर आ गया, कंबाइन कर दिया उसने भी। मैकेनिज्म क्या है? कॉम्बिनेशन जो ब्लड की वो पेन ठीक हो जाती है बेसिकली। चाइनीज में पता मेथड है ये, इतनी ज़्यादा बॉडी पे नीडल लगा देते हैं, पेन ठीक हो जाती है। हाँ, स्विच रिफ्लेक्स की वजह से स्पैज़म ठीक हो जाता है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाते हैं। पेन कैसे ठीक होती है? इसके पीछे मैकेनिज्म है काउंटर इरिटेशन का। शायद आपने इलेक्ट्रो में पढ़ा हो, टेंस भी कई दफ़ा इसी रूल पे काम करता है। काउंटर इरिटेशन क्या होती है, आप इसे एक्सप्लोर करना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। बस भाई यहाँ तक था हमारा पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट, ओके। अच्छा, अब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में, ओके। चलो, कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब आगे आ जाते हैं सॉफ्ट मोबिलिटीज के बारे में। जब हम बात करते हैं मोबिलिटी बढ़ाने की, तो 3 तरह की स्ट्रक्चर की मोबिलिटी हमें बढ़ानी होती है। सॉफ्ट टिश्यू की, जॉइंट की, नर्व्स की, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की
कैसे बढ़ानी है वो इसमें बात करेंगे। जॉइंट की कैसे बढ़ानी है ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर। ओके, सॉफ्ट टिश्यू की बात करते हैं। दो तरह की सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी होती है, एक होती है एक्सेसरी जिसे हम कहते हैं जॉइंट मसल प्लेट। ये बात की थी ना, मसल अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टिक ना हो, फेशिया स्किन के साथ, और जिसमें फ्रिक्शनल मसाज भी आ जाती है, वो भी इस चीज़ को रिलीज करती है। फंक्शनल मसाज आ जाती है, मूवमेंट के दौरान आप साथ में मसाज कर रहे होते हो उसे लोकल। इसे कहते हैं एक्सेसरी मोबिलाइजेशन। एक होती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट या मोबिलाइजेशन, जिसमें आप मसल को फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के थ्रू स्ट्रेच करते हो, ओरिजिन इंसर्शन पॉइंट को दूर लेके जाते हो। ठीक है, टिपिकल स्ट्रेचिंग होती है, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्सेसरी वाले की, जो सॉफ्ट टिश्यू पैसिव कहते हैं, पैसिव सॉफ्ट टिश्यू होती है। इसमें पेशेंट लेटा हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा, पेशेंट शुड बी रिलैक्स, सब कुछ आपको करना है, आप ही उसके मसल को मोबिलाइज करेंगे। इस तरह से ये 3 पॉपुलर मेथड है सॉफ्ट टिश्यू के। क्लासिकल मसाज है जो टिपिकल एक्चुअल मसाज होती है फुल बॉडी। एक होती है फ्रिक्शनल मसाज जो कि लोकलाइज किसी एक पार्ट की, एक मसल की हो सकती है, और फंक्शनल और फ्रिक्शनल मसाज आगे के ऑप्शन भी हैं। ठीक है, सीरियस ने ये फ्रिक्शनल मसाज ये वाला मेथड भी है। ठीक है, जो कि आप फेमिलियर हो इससे, हमने थेरा में कवर किया हुआ है, अभी हम पूछेंगे। ठीक है, किसे याद होगा। एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, नाम तो जा रहा है कि पेशेंट एक्टिवली भी पार्ट लेगा और उसके एक्टिव पार्ट लेने से कोई चीज़ फैसिलिटेट हो जाती है, और वो चीज़ है स्पैज़म। मसल का स्पैज़म ठीक हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाता है। पहली टेक्निक उसने बताया, आपने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाना है, जब आप करवाएंगे तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप उसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग के रिजल्ट्स आते हैं जब जिस मसल को आपने स्ट्रेच करना है वो टोटली रिलैक्स पड़ा हो। फिर कई दफ़ा आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है कि पेशेंट रिलैक्स ही नहीं छोड़ रहा होता अपने बॉडी पार्ट को, आप उसे बोलते हो कि रिलैक्स हो रहे, वो चाहते हुए नहीं कर रहा, क्योंकि कई दफ़ा गार्डिंग हुई होती है मसल की या मसल स्पैज़म होता है, तो उस केस में आपको मसल को रिलैक्स करना होता है। और मसल की रिलैक्सेशन टेक्निक्स यही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और होल्ड रिलैक्स। कौन बताएगा? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाने से या होल्ड रिलैक्स करवाने से कोई भी मसल जो स्पैज़म में है वो कैसे रिलैक्स हो जाता है? हाँ, एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से टेंशन कम होती है। वेरी गुड। याद, मैंने पिछले 2 लेक्चर किए हैं, दोनों में से किसी क्लास में से किसी को याद नहीं था, मलाइका को थोड़ा बहुत याद था, दोनों में से। तो जीपीओज होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर है, कहाँ पे होते हैं वो? मसल और टेंडन के जंक्शन में। जब वो एक्टिवेट होंगे तो जिस मसल के जीपीओज एक्टिवेट होंगे मसल रिलैक्स हो जाता है। जीपीओज को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कौन बताएगा? PNF stretching. PNF stretching. मसल स्पिंडल एक्टिवेट होते हैं जो कि दूसरा प्रोप्रियोसेप्टर है। यस, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे जब ज्यादा टेंशन जनरेट होती है किसी मसल में, उसके जीपीओज एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन जब हमने फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप को अगर स्ट्रेच करना है और उसे रिलैक्स करना है पहले, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेशेंट से बोलूँगा कि वो अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी कि बाजू बेंड करने की कोशिश करे, और मैं उसे रोकूंगा, ये होगा होल्ड। ठीक है, आइसोमेट्रिकली। फिर उसे मैं बोलूँगा रिलैक्स छोड़ दे, जैसे रिलैक्स हो जाएगा तो उसे मैं खींचूंगा तो फिर स्ट्रेच होने लग पड़ेगा। पहले वो क्या करता, स्ट्रेच नहीं हो पा रहा था, रिलैक्स नहीं था। तो जब मैंने होल्ड कर आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो क्या हुआ, उसकी जीपीओज एक्टिवेट हो। ठीक है, तो पहला वाला जो रेड में लिखा था उसमें यही लिखा हुआ है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट या होल्ड रिलैक्स करवाएं। फर्क यही है, होल्ड में आइसोमेट्रिकली, कॉन्ट्रैक्ट में आइसोटोनिक, बाद में आप पैसे उसे स्ट्रेच कर दें। ठीक है, नीचे वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सेसरी मूवमेंट करवानी है, मतलब कि
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएं बाइसेप को, उसके बाद बाइसेप को फ्रिक्शनल मसाज। कई दफ़ा होता है अगर मसल स्पैज़म में है वो रिलैक्स नहीं, तो आप उसको अगर मसाज भी करें ना फ्रिक्शनल, तो वो ओवर स्पैज़म में चला जाता है, एक और स्पास्टिक हो जाता है। इस केस में पहले उसे आपको रिलैक्स करना होता है, तो फिर आप उसे एक्सेसरी मोशन करवाते हैं। नीचे थर्ड पे लिखा हुआ है एक और मेथड है जिसके थ्रू हम मसल को रिलैक्स करवा सकते हैं अदर देन GTO। क्या मेथड है? यदि आपने पढ़ा होगा बाकी के लिए इसलिए बताओ ना, थोड़ा सोच के। हाँ भाई, एक और मेथड है, पढ़ के बताओ। Contract with simultaneous mobilization of soft जैसे GTO हाँ रेसिप्रोकल इनहिबिशन लिखा हुआ सर। क्या होती है रेसिप्रोकल इनहिबिशन? हाँ सुनिए भाई वहाँ ऑपोजिट मसल है ना, देखिए जैसे बाइसेप हमारा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ऑपोजिट जो मसल है ट्राइसेप, उसमें रिलैक्सेशन की जो फाइंडिंग आ रही है वो कैसे? ये देखिए ना, हम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं बाइसेप, ठीक है। ऑपोजिट मसल को रिलैक्स करना ताकि हमारी जो रेंज है मूवमेंट बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने से ट्राइसेप को रिलैक्सेशन की फायरिंग कैसे क्यों आएगी? ताकि जो नॉर्मल जो हाँ ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फिनोमेना है। हमारी बॉडी में जो इनर्वेशन है वो रेसिप्रोकल है। अगर एक रिस्ट को एक टाइम में कॉन्ट्रैक्शन की फायरिंग आ रही है ब्रेन से, तो ऑन द सेम टाइम उसी के एंटागनिस्ट को रिलैक्सेशन की फायरिंग है। तो आप इस मेथड को भी मैनिपुलेट कर देते हो पेशेंट के लिए। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप को ही रिलैक्स करना है, तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन पे मैं उसके ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा फोर्सफुली, जब बोलूँगा नीचे को जोड़ लगाए। अब इससे क्या होगा, ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्शन की फायरिंग आ रही है, तो रेसिप्रोकल वे में बाइसेप को रिलैक्सेशन है, तो फिर उसके बाद रिलैक्स कराऊंगा और उसे स्ट्रेच कर दूंगा। चलो तो ये एक मेथड है सॉफ्ट टिश्यू को स्ट्रेच करने का। अब प्रिंसिपल भी सुन ले क्या है। एक किसी भी मसल को जब आपने स्ट्रेच करना है तो क्या वे है उसका। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि स्ट्रेचिंग इंडिकेटेड है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, आपने देखना है मसल की लेंथ को, अगर वो लेंथ शॉर्ट है तो स्ट्रेचिंग इंडिकेटेड है। फिर आपने देखना है एंड फील को, एंड फील अगर एबनॉर्मल है तो फिर वो इंडिकेटेड है। उसके अलावा जॉइंट का भी आपने ध्यान रखना है। कई दफ़ा होता है कि जॉइंट की रिस्ट्रिक्शन होती है और आप मसल के चक्कर में उस जॉइंट को ले जाती हो रिस्ट्रिक्शन से अपार्ट, तो वो इंजर्ड होने के रिस्क होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करो, पहले वार्म कर दो उस एरिया को, फिर उसे पकड़ के तो स्ट्रेच करो। ये स्टैटिक स्ट्रेच है। अगर मसल इरिटेटेड है, स्पैज़म में है, तो पहले उसे रिलैक्स कर दो, कॉन्ट्रैक्ट या होल्ड रिलैक्स, फिर उसे स्ट्रेच करो। चलिए बस यहाँ तक था हमारा सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी बढ़ाने के क्या क्या ट्रीटमेंट है मैनुअल थेरेपी। अभी तक हम टोटली नहीं पढ़ रहे हैं वो ट्रीटमेंट जो हाथ से दिए जा रहे हैं, जिन्हें हम मैनुअल थेरेपी कहते हैं। ओके, आगे जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाने के, और ये हम पढ़ चुके हैं, 5वां चैप्टर पूरा इसी के ऊपर था। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरल मोबिलिटी के लिए। हाँ, व्हाट अबाउट द सिनेरियो कि आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसकी मसल पैथोलॉजी भी नहीं है, जॉइंट पैथोलॉजी भी नहीं है, आपने उनके ट्रीटमेंट दिए हैं, मसल के भी जॉइंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देन थिंक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर विच इज नर्व। नर्व भी कई दफ़ा टाइट हो जाती है या स्टिफ हो जाती है अपने पास में, उसकी वजह से भी पेन आती है। ठीक है, कई दफ़ा बैक पेन आ रही होती है, उसकी रीज़न होती है कि नर्व जो उनकी है वो इम्पिंज हो गई है किसी वर्टिब्रा के दरमियान, स्टीनोसिस की वजह से या फॉर एनी रीज़न डिस्क पैथोलॉजी की वजह से। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि नर्व इन्वॉल्व है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा जब आप मसल और जॉइंट को रूल आउट कर लेंगे।
अगर वो ठीक है तो फिर नर्व का इशू होगा। तो जो ट्रायल ट्रीटमेंट है ना इस केस में नर्व के लिए वो है ट्रैक्शन। आप ट्रैक्शन दें, उससे क्या होगा, उससे फ्लूइड की मोबिलिटी बढ़ती है, डिफ्यूजन वगैरह होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं। नर्व हमेशा इरिटेट तब होती है जब वो किसी ख़राब एनवायरनमेंट में होती है, इन्फ्लेमेशन वाले एनवायरनमेंट में हो या कोई वेस्ट प्रोडक्ट वाले एनवायरनमेंट में हो, जैसे लैक्टिक एसिड है। तो इस केस में वो इरिटेट हो जाती है नर्व, क्योंकि नर्व एंडिंग होती है वहाँ पे, तो वो पेन कॉज करता है। तो जब आप ट्रैक्शन देते हो तो उससे वो फ्लूइड इनटेक बढ़ता है और इन्वायरमेंट थोड़ा हेल्दी होता है, पेन ग्रेजुअली कम होने लगता है। ठीक है, तो ये वन टाइम नीड है, इसे आपको पढ़े हाँ मेन जो बात है वो मैंने आपको बताई। काटा मैंने इसीलिए किया सारा क्योंकि एक दफ़ा आप इसे गो थ्रू करेंगे। बस यहाँ तक था हमारा मैनुअल थेरेपी खत्म। ठीक है, अभी तक जितने हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिए ना ये कंप्लीट हमने नॉट कंप्लीट बेसिकली बेसिक बुक है ना आपकी, आपने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ जाती है उन चीज़ों की जो आप मैनुअल थेरेपी के साथ करवा सकते हो, और वो क्या है, एक्सरसाइजेस। ठीक है, जहां आपने मैनुअली डील किया पेशेंट को, वहां आप पेशेंट को ये भी कह देते हो कि अब यही एक्सरसाइज आपने करनी है, घर जाके कर दें या उधर ही कर दें। तो उसका क्या वे है, वो स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज जो मोबिलिटी बढ़ाती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ट्रैक्शन भी करवाते हैं, फिर हम नर्व ग्लाइडिंग भी करवाते हैं। डिफरेंट नर्व ग्लाइडिंग होती है, जैसे अल्नर नर्व के लिए बड़ी पॉपुलर साइन है ये वाला। मीडियन नर्व के लिए आप यूं करवाते हैं, ठीक है, रेडियल के लिए आप यूं करवाते हैं। इसी तरह शार्टिक नर्व के लिए SLR करवाओ और ऊपर जाके पाँव को ऊपर नीचे करते हो, शार्टिक नर्व की ग्लाइड है। ठीक है, ये एक्चुअली में इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पढ़ना भी नहीं आपने, ये आप 8वें सेमेस्टर में न्यूरोलॉजी पढ़ते हो कोई, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपने मैनुअली पेशेंट को ट्रीट कर लिया, अब आपने रेलिवेंट एक्सरसाइजेस भी बता देनी है जो मजीद मोबिलिटी बढ़ा सकती है। यहाँ मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने बोला कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट आपके पास आता है और वो आप उसको मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट आपसे उसने लिया, अब वो घर गया और उसके पास एक पेज है जिसके ऊपर प्रिंटेड है एक्सरसाइजेस, उससे वो उसके मेडिकल डॉक्टर ने किया कि भाई ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है, और वो एक्सरसाइज करिए, उसने यूट्यूब से अपनी कंडीशन के मुताबिक एक्सरसाइज निकाल दी। कहते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी आप, जिससे मैनुअल थेरेपी का सेशन लेना है वही बताएगा कि इसके लिए कौन से सूटेबल एक्सरसाइज है। इसकी एक रीज़न है, कई दफ़ा डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये तो बड़ा ऑब्वियस है, लंबर स्ट्रेटनिंग है तो एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेस करवाएंगे, लॉर्ड उससे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो कि वैसे भी सेंसेस मंथ या यूट्यूब भी निकलो एक्सरसाइजेस फॉर लंबर स्ट्रेटनिंग, तो सारी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज आ जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। व्हाट अबाउट द सिनेरियो, एक पेशेंट है उसकी लंबर स्ट्रेटनिंग है और वो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के रिस्क पे भी है। ठीक है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं जिसमें वर्टिब्रा स्लिप कर जाता है, आगे फ्रैक्चर हो जाता है पार इंटरआर्टिकुलरिस का। इसकी एक पहली वाली स्टेज होती है जिसमें पेन आ रही होती है, उसे कहते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस। स्पॉन्डाइलोलाइसिस में क्या होता है, वो जो एक ऊपर वाला वर्टिब्रा है और नीचे वाला वर्टिब्रा है उनकी एक टेक लगी हुई है कि वो स्लिप ना करे आगे को कोई, तो वो टेक जो होती है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पार इंटरआर्टिकुलरिस। उसमें जब फ्रैक्चर आ जाता है ना, स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसे हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस। अगर किसी को स्पॉन्डाइलोलाइसिस है, ऐसे पेशेंट को अगर आप लंबर स्ट्रेटनिंग वाले को एक्सटेंशन मैन्यूवर करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, वो मजीद स्ट्रेस फ्रैक्चर प्रेशराइज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में, जब वो कंप्लीट टूट गया पार्ट और वर्टिब्रा स्लिप कर गया। ये चीज़ पता होती है आपके मैनुअल थेरेपिस्ट को, जिसने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया उस पेशेंट को। दिस इज द रीज़न
हम जब एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट्स को तो हम ये नहीं देख के करवा रहे होते कि भाई नंबर स्ट्रेटनिंग है तो एक्सटेंशन बाइस करवाओ, अगर उसकी लॉर्डोसिस है तो उसे फ्लैक्जन बाइस करवाओ, नी टू चेस्ट करवाओ। हम देखते हैं सूटेबल क्या है पेशेंट के लिए। अगर नंबर स्ट्रेटनिंग वाले को फ्लैक्जन बाइस में पेन आती है, सॉरी एक्सटेंशन बाइसेस करवाने में पेन आती है, तो हम उसे एक्सटेंशन वाले नहीं करवाते, हम उसे नी टू चेस्ट करवाने लग पड़ते हैं, जो कि सोचने में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करती है। ठीक है, चलो ये कुछ बातें इसमें बोलनी है जब आपने उसे एक्सरसाइजेस बतानी है। चलिए यहाँ तक हो गया एक्सरसाइज का पार्ट। अब बात करते हैं हाइपर मोबिलिटी के बारे में। बड़ा शुरू से आपने पढ़ा हाइपर मोबिलिटी की डील होती है, लेकिन किसी के माइंड में कोई याद नहीं रहा था कि क्या ट्रीटमेंट होता होगा हाइपर मोबिलिटी। उसके बाद तो ये उसने नीचे ट्रीटमेंट बताए हुए हैं, लेकिन उससे ऊपर उसने एक बात बोली है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कई दफ़ा होता है जो हाइपर मोबाइल स्ट्रक्चर होता है ना, उसे मिसडायग्नोज कर दिया जाता है और समझा जाता है कि ये शायद हाइपर मोबाइल है, और उससे भी हाइपर मोबाइल का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। थिंक अबाउट द सिनेरियो, एक पेशेंट है उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हाइपर मोबाइल है और आप उस पर हाइपर मोबाइल है, आप उस पर ग्रेड 3 अप्लाई कर दें, क्या होगा? यू विल डिसलोकेट द जॉइंट। ऐसे ही है ना। अब ये मिसगाइड कैसे होते हैं? जो नोवाइज प्रैक्टिशनर होता है वो अक्सर इसे मिसगाइड हो जाता है इस चीज़ से। जो हाइपर मोबाइल स्ट्रक्चर है वो कई दफ़ा स्टक हो जाता है किसी फॉल्टी पोजीशन में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मूव कर पाता है, कई दफ़ा वो किसी फॉल्टी पोजीशन में जाकर स्टक हो जाता है टेम्परेरी तौर पर। तो जब हम नोवाइज प्रैक्टिशनर ग्लाइड टेस्ट करके चेक कर रहा होता है ना, तो वो समझ लेता है कि ये शायद हाइपर मोबाइल है, क्योंकि वो स्टक हुआ होता है। इस केस में वो अगर ग्रेड 3 दे देगा तो वो नुकसान कर देगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले ट्रैक्शन दें। जो ट्रैक्शन होती है ग्रेड 2 की, वो फॉल्टी पोजीशन से उसे वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन ले आती है स्टक हुए जॉइंट को। फिर आप उसे ग्लाइड टेस्ट से चेक करो, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलता है कि वो हाइपर मोबाइल है। फिर आपको उसका ट्रीटमेंट देना होता है, और ट्रीटमेंट क्या है? 4 तरह के ट्रीटमेंट है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है सीक्वेंस से कर लेते हैं ना। हाँ, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज सबसे पहला ट्रीटमेंट है। स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेशेंट के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे मैंने बताया लंबर स्ट्रेटनिंग में बनता तो एक्सटेंशन बाइस की तरह, लेकिन हम कुछ पेशेंट में नहीं करवाते, हम फ्लैक्जन करवा रहे होते वैसे। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो स्पेशल उस पेशेंट के लिए है, अगेंस्ट द नॉर्म। ओके, अब आप थेरा वाली बुक को याद करें, जब हमने स्ट्रेचिंग का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि हम कई दफ़ा पेशेंट के कुछ मसल टाइट होते हैं, जब कुछ मसल को हम स्ट्रेचिंग करके लेंथन कर देते हैं, कुछ को हम इंटेंशनली टाइट छोड़ देते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न होती है कि हमने उसे स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसकी हाइपर मोबिलिटी है फ्लैक्जन में, इसे आप स्पेशल एक्सरसाइजेस क्या करवाओगे? आप उसकी जो बैक एक्सटेंसर है नेक के, आप उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाने लग पड़ो, इसकी स्ट्रेचिंग करवाने लग पड़ो, अल्टीमेटली आप टाइटनेस क्रिएट कर दो उसके एक्सटेंसर में, तो उसकी नेक आगे तक जाएगी नहीं ज़्यादा, हाइपर मोबिलिटी आप प्रिवेंट कर दो। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग, सिलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इन चीज़ों से आप डील कर देते हो पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? जो जॉइंट हाइपर मोबाइल है उसके नेबरिंग जॉइंट को भी हाइपर मोबाइल कर दो, फिर भी आप हाइपर मोबाइल वाले जॉइंट को रिस्क से बचा सकते हो। क्या रिस्क होता है हाइपर मोबाइल जॉइंट का? डिसलोकेट ना हो जाए ना। तो अगर आप उसके नेबरिंग जॉइंट को भी हाइपर मोबाइल कर दोगे ना, तो वो फैसिलिटेट हो जाएगा। इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, एक पेशेंट है, समझें कि उसका ग्रीनोह्यूमरल जॉइंट है, वो हाइपर मोबाइल है, यानी कि वो जब इधर तक आता ना, इससे ऊपर मजीद जाएगा तो वो डिसलोकेट हो जाएगा और वो जा सकता है, कुछ लोग घुमा के पीछे तक ले आते हैं।
इस केस में अगर उसके नेबरिंग जॉइंट जो उनसे है ना वो हाइपोमोबाइल है ना, तो क्या होगा, यहाँ तक जाके वो नेबरिंग जॉइंट रुक जाएंगे सारे, अब आगे वो अकेले चला जाएगा हाइपर। तो आप क्या करोगे, आप नेबरिंग वाले को भी हाइपोमोबाइल करोगे। फॉर एग्जांपल आप स्कैपुलो-थोरैसिक जॉइंट को भी हाइपोमोबाइल कर दो साथ, ताकि जब ग्लेनोहिपर ऊपर जाए तो साथ स्कैपुला भी जाता है। तो जब ग्लेनोइड कैविटी भी साथ साथ जाएगी तो फिर डिस्लोकेट कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप स्पाइन में भी या किसी और बॉडी पार्ट में भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा ट्रीटमेंट। तीसरा ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन वही है इससे सराउंडिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नहीं, सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं एक्चुअली में ना, आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डील करते हो ना, जैसे उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। माइट भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को हाइपोमोबाइल कर दो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए उसके लिए, लेकिन आप इन कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लेते हो पहले उसके ट्रीटमेंट ओवर अप्लाई करने से पहले, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट हो गए। तीसरा ट्रीटमेंट है हाइपरमोबिलिटी के लिए, वही जो आप सोच रहे हैं, कोई आप ऑर्थोसिस या सप्लेंट ब्रेसेस वगैरह लगा रहे हैं, उनसे भी आप रोक सकते हो किसी पेशेंट को। जैसे फ्लेक्जन मैंने एग्जाम्पल दी, जो कॉलर बना दो, सर्वाइकल कॉलर। और चौथा मैन्योवर क्या है, इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को आपने एर्गोनॉमिकली, मतलब कि जैसे इसी की एग्जांपल ले लें, किसी की फ्लेक्जन की बहुत ज़्यादा हाइपरमोबिलिटी है, तो ऐसे पेशेंट को आप बोलें मोबाइल वो नहीं यूज़ करेगा बैठ के, टेक लगा के या लेट के वो कर सकता है, ठीक है। इस तरह एर्गोनॉमिकली आप उसे डील कर रहे हैं। ये 4 मैन्योवर हैं जिनसे आप हाइपरमोबिलिटी डील करते हैं। तो ये वही चीज़ है। अगर आप स्पोर्टिव डिवाइसेस का सोचते हैं कि वो लगानी है, तो उसका क्या वे है कि भाई आप वो लगाएं, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद। पहले आपने उसे स्पेशल एक्सरसाइजेस का ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद उसे डिवाइस लगा दें जो भी है, और फिर से कर दें कि अब ये कल तक लगा रहेगा, उतारना रहता है जब हम इसे दोबारा एक्सरसाइज करवाएं। तो आप कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इलास्टिक होती हैं, उनमें क्या होता है, उनका एक एज होता है कि मसल वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि वो कुछ मोबिलिटी आपको देती हैं। कुछ होते हैं रिजिड स्प्लिंट्स होते हैं, रिजिड ब्रेसेस होते हैं, उनमें एक रिस्क होता है कि मसल वेस्टेज हो जाएगी, ज़ाहिर है वो मूव नहीं करेगा। तो अगर आप रिजिड वाला यूज़ करें तो मेक श्योर करें आप साथ में आइसोमेट्रिक्स वगैरह उसे करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को शोल्डर जॉइंट का इशू था तो स्प्लिंट लग गया, प्लास्टर लग गया, अब वो मूव नहीं करेगा अपनी एल्बो को भी, और इससे भी तो ज़्यादा मसल वेस्ट हो जाएगी। आप उसे क्या करें, उसके हाथ पे रखें, उसे बोले जोर लगाए, ऊपर को बाहर को जोर लगाए, अंदर को जोर लगाए, नीचे को। तो आइसोमेट्रिकली आप मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रख लेते हैं। और वही स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस आप करवा सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग, सिलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग, और नेबरिंग जॉइंट को भी हाइपरमोबाइल कर देना, एडजेसेंट वाले को, वो इसमें बताया हुआ है। बस अब जो चीज़ आ गई है, इसमें क्या करना, आप मतलब हो गया, इंस्ट्रक्ट कर देना पेशेंट को उसकी सारी कंडीशन के बारे में, घर में कैसे रहेगा, कौन से काम करेगा नहीं करेगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। 1 टाइम रीड है। और एट द एंड ओवरव्यू में मैंने बताया था 3 चीज़ें थी, फिजिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च। ये एंड वाला नहीं जरूरी होता है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो पेशेंट सारा डील किया है उसे डॉक्यूमेंट करना है, किस प्रॉब्लम के साथ आया था, क्या डायग्नोस बना, क्या ट्रीटमेंट दिया और क्या रिजल्ट्स आए। दिस वाज ऑल अबाउट द